हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका का ये 8वां पार्ट है। पीछे वाले पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। यदि आप भविष्य में बिहार एसएससी के साथ साथ बीपीएससी का ट्री 4.0, दरोगा, एईडीओ, बीएसओ या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ करते हैं। आपको यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के जितने भी संसदीय समिति है उसके सभापति की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है, आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में 2 एग्ज़ाम हुई है, एक तो बीपीएससी में एएसओ का और आज जो है बीपीएससी का, तो दोनों एग्ज़ाम का आप लोग लेवल देख चुके होंगे। काफ़ी बदल चुका है, किसी भी आपको बुक से डायरेक्ट प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, तो इसीलिए जो है आपको थोड़ा डीप से पढ़ना जानना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में किसकी आज्ञा से सदस्य सदन में भाषण करते हैं? संसद में किसकी आज्ञा से सदस्य सदन में भाषण करते हैं? तो अध्यक्ष या सभापति। अध्यक्ष या सभापति, यानी हाल फिलहाल के जो एग्ज़ाम हुई है इसमें आपको डायरेक्ट रूप से नहीं है, कुछ न कुछ उसमें संशोधन किया गया है या फिर आपको स्टेटमेंट बेस के रूप में दिया गया है। इसीलिए आपको एक एक चीज़ जो है लाइन बाय लाइन जानना ज़रूरी है। ठीक है। प्रश्न है, लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्ष के नेता पद को कब मान्यता मिली थी? तो लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है अभी वर्तमान में, इसको मान्यता सर्वप्रथम 1969 में मिली थी। प्रथम व्यक्ति कौन थे जो विपक्ष के नेता के पद पर चुने गए थे? तो राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह है जो प्रथम व्यक्ति हैं जो विपक्ष के नेता के पद पर चुने गए थे, राम सुभग सिंह। अगला है, तो ये राम सुभग सिंह जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने गए थे, ये भी ध्यान रखना है। लोकसभा में किसी दल के नेता को विपक्ष के नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन में उस दल से कितने सांसद होना अनिवार्य है? कुल सदस्य संख्या के 1/10 होना चाहिए। अगला है, विधेयक के पूरा स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 107 में दिया गया है। विधेयक के पूरा स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध कहाँ दिया गया है? तो 107 अनुच्छेद 107 में। लोकसभा के विघटन का प्रभाव ध्यान देना है आपको। लोकसभा के विघटन से उसमें लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे लोकसभा का विघटन हुआ तो उसमें जितने भी लंबित विधेयक होंगे सारे विधेयक क्या होंगे? समाप्त हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है विघटन के कारण समाप्त नहीं माने जाएंगे। ध्यान देना है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है विघटन के कारण समाप्त नहीं माने जाएंगे। यानी यहाँ पे ये कहा गया है, कोई विधेयक ऐसा है जो राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा ने उसे पारित नहीं किया है और लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो इस प्रकार के विधेयक समाप्त नहीं माने जाएंगे। अगला है, लोकसभा द्वारा पारित व राज्यसभा में लंबित विधेयक विघटन के कारण समाप्त माने जाएंगे। यानी लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में भेजा गया और इधर लोकसभा का क्या हो गया? विघटन हो गया, तो विधेयक को समाप्त माना जाएगा। चलिए अगला है, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 की अधिसूचना जारी होने पर विधेयक समाप्त नहीं होंगे। यानी कहा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी होने पर जो विधेयक है वह समाप्त नहीं होंगे। यानी किसी विधेयक पर यदि मतभेद या गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस पर अधिसूचना जारी किया जाता है संयुक्त अधिवेशन के लिए, तो विधेयक इसमें समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है। ध्यान देना है कि कोई विधेयक है दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास भेजा गया और इधर क्या हुआ? लोकसभा विघटित हो गया, तो विधेयक क्या होगा? समाप्त नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा ने उसे पारित कर दिया है। नेक्स्ट है, लोकसभा के विघटन से उसमें लंबित सभी कार्य, लोकसभा के विघटन से उसमें लंबित सभी कार्य
अनुदान संशोधन समाप्त हो जाते हैं, किंतु सत्रावसान से कार्य या विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। ध्यान देना है, लोकसभा के विघटन से उसमें लंबित सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं, किंतु सत्रावसान से कार्य का या विधेयक समाप्त नहीं होंगे। तो ये भी ध्यान देना है आपको। तो लोकसभा से पारित होकर के और राज्यसभा से भी पारित हो गया, यानी दोनों सदन से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास गया, इधर लोकसभा विघटित हो गया, तो वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। और यदि कोई विधेयक लोकसभा पारित करके राज्यसभा में भेजा है और इधर लोकसभा विघटित हो गया, तो फिर वो समाप्त हो जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? और लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वयस्क मताधिकार से निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वयस्क मताधिकार से निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी आपको रोचक रूप से इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये संविधान है, पॉलिटी है, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, जानना चाहिए। तो इस बेस से यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको इसमें याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ही कम चीज़ें हैं जिसको याद करने की ज़रूरत होगी, तो आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। यदि एक बार में नहीं हो रहा है तो दोबारा आप थोड़ा वीडियो का जो है स्पीड बढ़ा करके भी सुन सकते हैं। तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वयस्क मताधिकार से निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसी वजह से। नेक्स्ट है, लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो लोकसभा में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य दिया गया है, ये दिया गया है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर को दिया गया। अभी वर्तमान में ओम बिरला है। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में अव्यवस्था फैलाने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। लोकसभा में अव्यवस्था फैलाने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी, पद क्रम के 20वीं एवं व्यक्ति क्रम में 15वीं। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये जो है महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो यही मीरा कुमार है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष कौन है जो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे? MS अयंगर एवं हुकुम सिंह। दो लोकसभा के ऐसे अध्यक्ष हैं जो पूर्व में उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, तो MS अयंगर और एवं जो है हुकुम सिंह, अयंगर और हुकुम सिंह ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो पूर्व में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ध्यान रखना है आपको, MS अयंगर एवं हुकुम सिंह अध्यक्ष रहे हैं और उससे पहले उपाध्यक्ष भी रहे हैं लोकसभा में, ध्यान रखना है। प्रोटेम स्पीकर समांतर नियुक्त किया जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, प्रोटेम स्पीकर यानी जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो तत्कालिक रूप से जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 95 के तहत प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति किया जाता है, इसको कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष, और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 95 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। ये ध्यान रखना है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 95 के तहत करते हैं। और ये कौन होते हैं? लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उसमें से एक को नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलेंगे। प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य होता है? जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उसका कार्य क्या होता है? नवनिर्वाचित सदस्यों यानी लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। तो ये ध्यान रखना है, प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि कुछ जो हमारे दोस्त हैं, ये आप लोग में से कोई ऐसे हैं, राहुल कुमार और कुछ और एक दो हैं, जो कमेंट कर रहे हैं कि आप जो है इसको मैराथन के रूप में करके जल्दी से जल्दी समाप्त कर दीजिए। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैराथन नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप एक दिन सारे चीज़ देख लेंगे तो उससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक दिन यदि आप 10 केजी दूध पी लेते हैं और फिर जो है भविष्य में आप जो है 500 ग्राम या 200 ग्राम भी दूध नहीं खाते हैं तो क्या कोई फ़ायदा करेगा? नहीं करेगा। तो धीरे से मैं प्रयास कर रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले मैं कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप लोग जो है हमारे साथ बने रहेंगे तो फिर जो है करवाने में भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप लोग देखते रहिए और धीरे धीरे इसका जो है
है 40 मिनट तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 40 मिनट तक वीडियो लाएंगे और प्रत्येक दिन जो है कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो ले आएंगे। तो आपका एक प्रकार से छोटा मैराथन चलता रहेगा रोज़, और बड़ा मैराथन एक दिन करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, प्रथम स्पीकर या अध्यक्ष जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ लाया गया था। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पी.ए. संगमा। प्रथम जो जनजातीय अध्यक्ष है पी.ए. संगमा 1996 में। पी.ए. संगमा। कोई विधेयक, धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय जो है कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु? 25 वर्ष। आपको लग रहा होगा थोड़ा स्पीड बढ़ गया है। स्पीड ऐसे जगह बढ़ेगा जहां आप कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, ऐसे जगह पे स्पीड बढ़ाएंगे। और जो आपके लिए नया रहेगा उसको मैं 2 बार रिपीट करूंगा, 3 बार करूंगा और धीरे से करूंगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन हेतु छोटे राज्यों के लिए चुनाव व्यय की सीमा क्या है? तो वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन हेतु छोटे राज्यों के लिए चुनाव व्यय सीमा क्या है? 54 लाख। जो पहले 22 लाख था, अभी वर्तमान में 54 लाख है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु छोटे राज्यों के लिए व्यय करने की जो सीमा है ये 54 यानी 54 लाख रुपया है। अगला है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव यानी जीवी मावलंकर 1952 से 1956 तक रहे थे, ये भी आप ध्यान रखिए। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के समस्त सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं समस्त सदस्यों के द्वारा उसका निर्वाचन कर लिया जाता है। संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान में जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं इनके बारे में अनुच्छेद 93 से लेकर के 97 तक उल्लेख किया गया है। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं निर्णायक मत का प्रयोग जब समान मत आने पर, यानी दोनों पार्टी में समान मत पड़ गए, यानी 2 पार्टी है दोनों को समान मत आ गया तो निर्णायक मत करेंगे स्पीकर। किसके द्वारा अपने पद की शपथ नहीं ली जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है अपने पद की शपथ नहीं ली जाती। क्यों नहीं ली जाती है? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा उनको सदस्य के रूप में ही शपथ दिला दिया जाता है, और अध्यक्ष बनने के बाद शपथ नहीं लेते हैं। तो वही कहा गया है अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से। यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं उनको हटाने के लिए लोकसभा में जो तत्कालीन समस्त सदस्य उपस्थित होंगे सदस्यों के बहुमत से, समस्त सदस्यों के बहुमत, तत्कालीन जो उपस्थित होंगे उन्हीं के बहुमत से लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की सूचना कितने दिनों पूर्व देनी होती है? यानी हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व, या फिर आप ध्यान रखना है 2 सप्ताह पूर्व दी जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद संभालता है? ये भी ध्यान रखना, ये भी अनुच्छेद 95 में है और प्रोटेम स्पीकर वाला भी 95 में है। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसके स्थान पे कार्य करेगा। ये कहा गया अनुच्छेद 95 में कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा से पारित प्रस्ताव द्वारा। तो कार्यकाल से पहले कैसे हटाएंगे? लोकसभा से पारित एक प्रस्ताव होगा उसी के माध्यम से हटाएंगे। नेक्स्ट है, बराबर मत होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा अनुच्छेद 101 के तहत। यानी जब बराबर मत हो जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष जो मत देंगे निर्णायक मत होगा और इसका प्रयोग अनुच्छेद 101 के तहत किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है
कि जो लोकसभा सचिवालय है प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, श्री एम अनंत शयनम अयंगर। तो उपाध्यक्ष है अनंत शयनम अयंगर और जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं ये पीठासीन अधिकारी होते हैं, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट, ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष हुए जो बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष थे और बाद में जो है राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पीछे दो ऐसे उपाध्यक्ष हैं जो अध्यक्ष रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है और साथ में वो दोनों भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए। देखिए फिर से आ गया कि ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए, तो एम अनंत शयम अयंगर एवं हुकुम सिंह, एन अनंत शयम अयंगर और हुकुम सिंह ऐसे अध्यक्ष हैं जो उपाध्यक्ष भी बने हैं। नेक्स्ट है, वह लोकसभा अध्यक्ष जो 2 बार अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये अनंत शयनम अयंगर, नीलम संजीवा रेड्डी, गुरुदयाल ढिल्लो, बलराम जाखर और जीएमसी बालयोगी। ये जो है आपको 2 3 4 5 लोग ऐसे हैं जो है 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। अनंत शयनम अयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बलराम जाखर और जीएमसी बालयोगी। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष अभी देखेंगे कौन कौन रहे हैं, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं प्रथम रहे हैं 1952 से 56, केवल नाम याद रखना है। और पहला जो है इनका आपको कार्यकाल ध्यान रखना है। एम ए अयंगर, हुकुम सिंह 2 बार रहे हैं, नहीं हुकुम सिंह ऐसे हैं जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं, और अनंत शयनम अयंगर ये भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो ये 2 बार रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी भी 2 बार रहे हैं। बलीराम भगत भी ध्यान रखना है लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लोकसभा का ये अध्यक्ष हो गया, और इधर आ जाइए नीलम संजीव रेड्डी जो है ये हो गया 1977 में। के डी हैंगरे, और उसके बाद है डॉक्टर बलराम जाखर, रवि राय, शिवराज वी पाटिल, पी ए संगमा, एम सी बालयोगी ये भी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। मनोहर जोशी जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। सोमनाथ चटर्जी ये भी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये कोई काम का नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, और इसी में से आपको 3 नाम रहेगा और एक चौथा नाम ऐसे रहेगा जो आपको नहीं रहा है, तो ये ध्यान रखना है नाम। श्रीमती मीरा कुमार जो है प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ये द्वितीय है। ओम बिरला जो है अभी तक जो है वर्तमान में भी ये ओम बिरला है लोकसभा का अध्यक्ष। अब जो है यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की तुलना हम लोग यहाँ देखेंगे, और ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिए। राज्यसभा और लोकसभा का जो तुलना किया गया है इसमें हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिखे, मैं वैसे क्लियर करके बताऊँगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पे है आपका तुलनात्मक आधार, यानी किस आधार पे तुलना हो रहा है, इधर राज्यसभा और इधर लोकसभा। राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है, लोकसभा का 81 में। राज्यसभा में 250 अधिकतम सीट है, लोकसभा में 552 अधिकतम है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 है जिसमें 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित, 233 में 225 राज्य से है, 8 केंद्र शासित प्रदेश से है। इधर लोकसभा में जो देखेंगे राज्यों के अधिकतम प्रतिनिधि 530 है, संघ राज्य क्षेत्र से जो है 20 है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन जो है 2 व्यक्ति का किया जाता था, 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसका प्रावधान को समाप्त कर दिया। वर्तमान में जो है लोकसभा में 543 सदस्य हैं जिसमें 524 राज्य से और 19 जो है संघ राज्य क्षेत्र से आता है। अब जो है इधर चुनाव प्रणाली के आधार पे दोनों में देखेंगे तुलना, चुनाव प्रणाली के आधार पे। तो ये जो है राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, राज्यसभा में क्या होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, और लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा में निर्वाचक मंडल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
और इधर जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा में। चुनाव जो है, चुनाव पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है और इधर चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। मनोनयन का आधार साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, यानी राज्यसभा में जो मनोनीत किया जाता है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। और इधर जो है लोकसभा में सबसे पहले खंभा छूने की पद्धति, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, और यहाँ पे है एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति जो है जीतेंगे। चुनाव पद्धति प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पे है। सबसे पहले खंभा छूने की पद्धति, ये ध्यान रखना, आपको पूछ लेगा, आपको सबसे पहले खंभा छूने की पद्धति जो है किससे संबंधित है, लोकसभा से, लोकसभा के चुनाव प्रणाली से संबंधित है। फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम। अब जो है कार्यकाल देखेंगे, राज्यसभा क्या अस्थाई सदन है, इसका कार्यकाल जो है फिक्स नहीं, अस्थाई है। और लोकसभा 5 साल कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा राष्ट्रपति समय से पहले भी विघटन कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। विशिष्ट स्थितियों में कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, लोकसभा में समय से पहले भी और बढ़ाया भी जा सकता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सदस्यों के लिए जो योग्यता है इस आधार पे दोनों में क्या है इसको देखते हैं। राज्यसभा में भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के लिए भारत का यहाँ भी नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। और राज्यसभा में संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता है, और लोकसभा में संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता है, यानी दोनों में जो है किसी न किसी विधि के जो है अधीन कोई निर्धारित योग्यताएं हैं। और राज्यसभा में संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो। संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो, यानी अनुसूची 3 में जो शपथ ग्रहण का चर्चा किया गया है उसी के तहत जो है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जो है शपथ लेंगे। यहाँ पे सदस्यों के लिए जो योग्यता है इस आधार पे देखते हैं, लाभ के पद पर हो, और इधर है, इधर भी है, राज्यसभा लोकसभा में भी लाभ के पद पर हो, दिवालिया एवं प्रकृति हो, यानी ध्यान देना है कि सदस्यों के लिए अयोग्यता कब कब हो सकता है, राज्यसभा में और लोकसभा में। तो ये आपका राज्यसभा है और ये आपका लोकसभा है। तो लाभ के पद पे यदि है तो अयोग्य होगा, दोनों में ऐसा सिस्टम है, लोकसभा में भी राज्यसभा में। दिवालिया एवं प्रकृति हो, विकृत, दिवालिया एवं विकृत हो फिर भी अयोग्य माना जाएगा, दोनों में ये सिस्टम है। राज्यसभा में 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के आधार पर अयोग्य घोषित हो सकता है, यानी 10वीं अनुसूची के आधार पर राज्यसभा में अयोग्य घोषित होगा और लोकसभा में भी अयोग्य घोषित होगा इसी अनुसूची के तहत। अपराध में दोषसिद्धि होने पर 2 वर्ष या अधिक की सज़ा मिली हो फिर भी अयोग्य माना जाएगा। लोकसभा में है किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोष सिद्धि है और अपराध में दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा मिली हो फिर भी अयोग्य माना जाएगा। सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध में लिप्त पाया गया हो फिर भी अयोग्य होगा। सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध में लिप्त हो फिर भी लोकसभा में भी यही है। निहरता यानी अयोग्यता संबंधी प्रश्न राष्ट्रपति को निर्देशित किए जाने का प्रावधान है। जो अयोग्यता संबंधी प्रश्न है राष्ट्रपति को निर्देशित किए जाने का प्रावधान राज्यसभा में है। और इधर लोकसभा में जो है अयोग्यता संबंधी प्रश्न यहाँ भी राष्ट्रपति को निर्देशित किए जाने का प्रावधान है, तो ये भी ध्यान रखना है। यानी अयोग्यता के मामले में दोनों में सारे चीज़ आपको सेम देखने को मिला है। ऐसा यदि होगा तो फिर अयोग्य माना जाएगा। सदस्यता की जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो सदस्यता की समाप्ति कब कब, यदि सदस्य सदन के सभापति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे और पीठासीन अधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया हो तो समाप्त कर दिया जाएगा। और इधर लोकसभा में सेम बात है, सदन से अनुमति लिए बगैर 60 दिनों तक अनुपस्थित होता है तो भी उसका जो है सदस्यता समाप्त किया जाएगा। यानी कोई संसद के जो सदस्य हैं सदन से अनुमति लिए बगैर यदि बिना सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में बताई गई निहिरताओं का भागी हो, यानी अयोग्यताओं का, यदि संविधान में जो अयोग्यता के लिए मानक निर्धारित किया गया है उसका भागी हो
फिर भी उसको समाप्त कर दिया जाएगा सदस्यता। नेक्स्ट है, यदि सदस्य या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन जाता है, यानी जो राज्यसभा के कोई सदस्य हैं, राष्ट्रपति बन गए या उपराष्ट्रपति बन गए या फिर राज्यपाल बन जाते हैं तो भी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इधर भी सेम कंडीशन है। नेक्स्ट, यदि न्यायालय उस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दे जिसके आधार पर व्यक्ति का चुनाव सदस्य बना था, जिसके आधार पर व्यक्ति सदन का सदस्य बना था, उस चुनाव को अवैध घोषित कर देंगे, फिर भी वो क्या होगा, सदस्यता समाप्त हो जाएगा। दोनों में सेम बात है। यदि अनुचित आचरण के कारण निष्कासित कर दिया गया है तो इस मामले में भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पदाधिकारी जो हैं तो राज्यसभा में सभापति होते हैं, सदन का सदस्य नहीं होता है, सभापति भी सदन का सदस्य नहीं होता है, उपसभापति जो है सदन का सदस्य होता है। लोकसभा में सदन का सदस्य होता है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सदन का सदस्य होता है। अब जो है संसदीय कार्यवाही को यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग देखते रहिए, प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधेयक किसे कहते हैं, आपको जो पूछ लेगा कि विधेयक किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा। विधेयक एक विधायी प्रस्ताव जो संसद के सदन के समक्ष रखा जाता है, यानी एक विधायी प्रस्ताव जो संसद के सदन के समक्ष रखा जाता है, इसी को कहेंगे विधेयक। सरकारी एवं गैर सरकारी विधेयक क्या है, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर है, ये आपको ध्यान देना है। मंत्रियों द्वारा शुरू किए गए विधेयक सरकारी और गैर मंत्री सदस्यों द्वारा शुरू किए गए विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि मंत्री के द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा उसको सरकारी विधेयक कहेंगे और जो गैर मंत्री के द्वारा लाया जाएगा उसको गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। संसद को अपनी प्रक्रिया व कार्य संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति किसके तहत प्राप्त है, जो संसद है उनको अपनी प्रक्रिया व कार्य संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति किसके तहत है, अनुच्छेद 118 के तहत। ध्यान रखना है, संसद को अपनी प्रक्रिया, जो संसद है अपनी प्रक्रिया व कार्य संचालन के लिए जो नियम बनाएंगे, ऐसा चर्चा किया गया है अनुच्छेद 118 में। लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है, तो लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट है, विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, तो विश्वास प्रस्ताव जो है संबंधित सरकार के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है आपको विपक्षी के द्वारा, और विश्वास प्रस्ताव यानी अपना बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव संबंधित सरकार लाते हैं। नेक्स्ट यहाँ ध्यान दीजिए, कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया था, तो मोरारजी देसाई 1978 में अविश्वास प्रस्ताव जैसे पास हो गया तो इन्होंने क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। लोकसभा में अब तक कुल कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, तो ये 27 बार, 27th। आपको ध्यान रखना है, लोकसभा में अब तक कुल जो है 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, 27 बार, 27, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम ऐसा नेता जिसे सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया था कौन थे, यानी प्रथम नेता कौन है जिनको सदन में जो है विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया था, चौधरी चरण सिंह है। प्रस्ताव पर विचार से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था, तो ये है, ध्यान देना है। ऐसे नेता जिन्होंने विश्वास मत हासिल न कर पाने के कारण त्यागपत्र दे दिया कौन थे, वीपी सिंह जो हैं, वीपी सिंह 1990 में, एवं एचडी देवगौड़ा। विश्वास मत हासिल न कर पाने के कारण त्यागपत्र दे दिया था वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा, वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके विरुद्ध लाया गया था, तो अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी के द्वारा।
अविश्वास प्रस्ताव पहली बार जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, इनके विरुद्ध लाया गया था और लाने वाले कौन थे, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, सरकार द्वारा उसे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रत्येक सदन में लाया जाता है। और ये प्रश्न जो है बीपीएससी एएसओ के जो अभी एग्ज़ाम हुई है उसमें 10 सितंबर को पूछा गया था कि धन्यवाद प्रस्ताव जो है ये कब लाया जाता है, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में, एक प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, सरकार द्वारा उसे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। तो ये अभिभाषण वाला जो है अभी पूछा गया था। और यहाँ पे जो है ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे जो है आपका आएगा मूल प्रस्ताव कौन कौन से है। तो मूल प्रस्ताव जो है यहाँ से प्रारंभ करेंगे, नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, 1 से 2 पार्ट में ये संघ की जो कार्यपालिका विधायिका है ये कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोगों को धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।